हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर जो होगा हमारे क्लास 7 से, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे अपने वायु के बारे में, एयर। इसमें हम अलग अलग टर्म्स को जानेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन सब के बारे में। और हमारे वायु में कौन कौन सी गैसें किस मात्रा में पाई जाती हैं, ये वो हम 7th क्लास के बिहाफ पे आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, और लास्ट में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट इज कॉल्ड, जो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, वातावरण है या वायुमंडल है, वो एक ब्लैंकेट, कंबल से घिरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एयर, हवा। एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो कंबल या फिर जो एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर किससे घिरा हुआ है, एयर से, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर, वो किस पे निर्भर हैं, वो हमारे वायु पर निर्भर है, हमारे एटमॉस्फेयर पे निर्भर है। इट प्रोवाइडेड अस द एयर, और हमारे, आप जानते हैं जैसे कि जो हम वायु अंदर ग्रहण करते हैं, जो लेते हैं सांस के तौर पे, उसके वजह से हम जीवित रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यही सब बताया गया है यहाँ पर इस चैप्टर में। It provided us the air we breathe and protect from the harmful effect of from the sun rays. Without this blanket of protection, इसमें यही बताया गया है जो हमारी अर्थ है उस पर सन से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज हैं, उन सबसे बचाव भी करती है कौन, हमारी एटमॉस्फेयर। वरना जो हमारी त्वचा है वो सन की इन हानिकारक किरणों के कारण बहुत सुरक्षित नहीं है एक तरीके से, इसलिए ये हमारी सहायता करती है। तो इसमें बताया गया है कि कंपोजिशन ऑफ अर्थ। हम नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे वातावरण है या वायुमंडल है, उसकी संरचना या रचना किन किन तत्वों से मिलकर की गई है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मेनी गैस है, वो ढेर सारे अन्य प्रकार के गैसों का एक मिक्सचर है। कौन कौन से, नाइट्रोजन हो गई, जो हमारे शरीर के विकास, प्लांट के विकास है, जैसे उनकी हाइट और जो भी है, उनको अगर वृद्धि करनी है, प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है अपने शरीर में, बॉडी में, तो नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। और उसमें ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम करते हैं, ये गैसेस पाई जाती हैं। आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क, जो हमारे वायुमंडल की गैसेस हैं उनमें दो ही महत्वपूर्ण गैसेस हैं जो भारी मात्रा में पाई जाती हैं, वो है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। अभी देखिए किन क्वांटिटी में पाई जाती हैं। और भी कई कई प्रकार की जो कम मात्रा में पाई जाती हैं वो गैसेस है, आर्गन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ये सब हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो इसमें हम चार्ट में देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द दीज गैसेस, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स, गैसों के इसमें बताया गया जो गैसें हैं उनको छोड़ दें तो डस्ट के पार्टिकल्स भी हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। जो धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो इसमें दिखाया गया कार्बन कितना 0.03% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और जो अदर गैसेस हैं 0.17%, और इसमें आर्गन की मात्रा कितनी है, 0.90%, ये बताया गया। और सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, 78%। और जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं वो कितनी है, 20.9%, लगभग 21% है हमारे वायुमंडल में। ये सब टर्म्स या फिर जो भी अमाउंट दिए हुए हैं वो याद रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो 7th के क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट जो भी है गैसों की, वो इम्पोर्टेंट होते हैं।
अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो सबको एक, जैसे नाइट्रोजन था हमारा, तो उसको एक गहराई से समझते हैं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में किस मात्रा में पाया जाता है, ये हमने देख लिया। उसके क्या फीचर्स है वो कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है, ये बताया गया है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। नेट जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सर्वाइवल के लिए। और उनके जो वृद्धि करते हैं जैसे पेड़ पौधे, वो किसके, कौन से गैस के द्वारा करते हैं? नाइट्रोजन के द्वारा। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पर वो डायरेक्टली कहाँ से नहीं ले सकते? कौन? प्लांट डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकते हमारी तरह। वो कहाँ से लेते हैं? अभी देखेंगे मिट्टी की जड़ों से। अब वो कहाँ से लेते हैं? बैक्टीरिया डेट लिव इन द सॉइल। जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ों में के द्वारा, या फिर पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा जो मिट्टी पाई जाती है जड़ों में, उनके द्वारा क्या लेते हैं? नाइट्रोजन गैस लेती है। डायरेक्टली ना लेकर जो मिट्टी है उनके द्वारा वो ग्रहण करती है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो। यही बताया गया है यहाँ पर। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। नाइट्रोजन हमने देख लिया कि सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है नाइट्रोजन 78%। अब देखते हैं 20.9% लगभग ये पाई जाती है। एक ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। सेकेंड एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में वायु में पाई जाती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एज दे ब्रीथ। जो मानव है और जो पशु पाए जाते हैं, जानवर और ये सब जीव जंतु, वो कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली हवा से लेते हैं ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जो हमारे हरे प्रकार के ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, ग्रीन हरे प्रकार के पौधे, वो क्या करते हैं? वो एक्सेल करते हैं हमारे ऑक्सीजन को। और उनके कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस विधि के द्वारा। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये लगातार चल रहा होता है। कौन सा? फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे करते रहते हैं, इसलिए ये लगातार जो वायु है उसका निर्माण करते हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस। इसलिए कहते हैं कि अगर हम पेड़ पौधे को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? उसका जो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, जो भी हमारी संरचना है, या फिर जो हमने बैलेंस कर रखा है एक तरीके से, कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो घट के कम हो जाएगा और हमें सांस लेने में समस्या आने लगेगी। और जो हम पेड़ पौधे काटेंगे इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने वाले जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो नहीं होंगे, तो जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन है वो, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, जिसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे वायुमंडल में। अब थर्ड देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख रहे थे हम। पहले हमने नाइट्रोजन देखा, सेकंड हमने ऑक्सीजन देखा कि आपको पता ही ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैस, तीसरी गैस कौन सी इंपॉर्टेंट है जो पाई जाती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कौन यूज करती है? वो कौन कंज्यूम करती है? वो करते हैं पेड़ पौधे हमारे। और किस बिहाव पे करते हैं? वो अपना भोजन के आधार पर करते हैं। उनका भोजन कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन। और इसको कंज्यूम करके वो क्या रिलीज करती हैं? ऑक्सीजन रिलीज करती हैं।
किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए। और जो हम रिलीज करते हैं वो क्या होता है? हम सांस के द्वारा जो एक्सेल करते हैं, जो हम छोड़ते हैं सांस के द्वारा, वो क्या होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं या कंज्यूम करते हैं या इनहेल करते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो यही एक तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम और पेड़ पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर लाइफ का सर्कल बनाए रखना है तो दोनों में एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एक में भी मतलब मानव की मात्रा या फिर जो भी पेड़ पौधों की मात्रा कम होने लगी तो ये क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, ये स्थिति डिसबैलेंस हो जाएगी। तो यही समझाया गया यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट विच मेक्स अ परफेक्ट बैलेंस। यही बताया गया कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं किनको? पेड़ पौधों को, वो उसी मात्रा में होती है जो वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। कौन? पेड़ पौधे। तो ये क्या बनाता है? एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। किसके बीच में? ह्यूमंस या फिर एनिमल और प्लांट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कॉल एंड। लेकिन ये बैलेंस कब डिसबैलेंस हो जाता है, कब इसमें असमानता पाई जाती है? जब हम कोल जैसी चीज़ें या ऑयल इन सबको एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? पोल्यूशन फैलता है। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा में ना होकर वो अधिक होती है, जिसके कारण जो प्लांट है वो कंज्यूम नहीं कर पाते उतनी मात्रा में जो CO2 है हमारी, इसलिए वो डिसबैलेंस बन जाती है इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर। इसलिए वो क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाता है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर। और जो डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? जो मौसम है, ये जलवायु है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। आई होप समझ में आया हो। जो हमारे वायु में पहले अधिक गर्मी देखने को मिलेगी, ओजोन लेयर में कमी देखने को मिलेगी, जो उनकी संरचना है। जैसे ओजोन लेयर बहुत लंबी है तो उससे प्रकाश आने वाले, सूर्य से प्रकाश जो भी यूवी रेज हैं, खतरनाक किरणें हैं, वो आने वाले रोकते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये भी हमारे वातावरण के लिए खतरनाक होगा। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। जो हमारी वायुमंडल है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 5 भागों में, 5 लेयर में, लेयर 5 परतों में डिवाइडेड है। फाइव लेयर। पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ये कितने किलोमीटर तक है? 12 से 18 किलोमीटर तक। और दूसरी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। ये भी देखेंगे हम, जो हमारे विमान उड़ाए जाते हैं या जो रेडियो या सैटेलाइट पाई जाती है वो कौन से फेयर में पाई जाती है, ये भी देखेंगे हम। थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, जो 50 टू 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और जो फोर्थ है थर्मोस्फेयर, जो हमारी 80 टू 700 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम में पूछने वाले, तो आप इसे मतलब कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि कितने लेयर है हमारे, 5 लेयर। अब एक एक लेयर को देखते हैं। पहला हमारा है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जितनी भी लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर? 5 लेयर में से सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें देखते हैं इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा है, जो जिस वायु को हम सांस के तौर पर ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, वो कहाँ पर पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारी?
लेयर है, क्योंकि जो हमारी सांस लेने वाली वायु है वो यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ऑल द वे ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, जो भी वायु के द्वारा फिनोमिना जो भी बनते हैं, जैसे तूफान आना, ये सब रेनफॉल, बारिश, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए ये सब। तो इसको हम आगे और गहराई से समझेंगे, इस 7th क्लास के बुक के हिसाब से है, इसको हमने पूरा एक समराइज फॉर्म में इसमें बताया गया। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटस, जो इसमें बताया गया है जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो किसके ऊपर है, ट्रोपोस्फेयर की। इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, वो कितना था 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर है ये कितना 50 किलोमीटर तक है ऊंचाई, सतह से ऊंचाई तक 50 किलोमीटर। तो यही समझाएंगे यहाँ पे। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन फॉर आइडियल फ्लाइंग प्लेन। तो ये जो हमारा 50 किलोमीटर है सतह से, ये कहाँ पर है, बादलों के ऊपर है, जिसके कारण जो हमारे प्लेन है वो, अगर हम बादलों के ऊपर ही उड़ेंगे तभी तो सेफ रहेंगे। अगर वो क्या करेंगे, अगर क्लाउड के नीचे उड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेनफॉल की और बारिश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तूफान की स्थिति वायु के कारण, इसके कारण ये वो सेफ नहीं होती। इसलिए ट्रोपोस्फेयर हमारा सेफ नहीं होता, किसके लिए, एरोप्लेन के लिए। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या है, बादल के ऊपर पाया जाता है, इसके कारण ये एक सुलभ स्थिति बनाता है किसी भी एरोप्लेन के आवागमन के लिए, आने जाने के लिए, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो हमारा एरोप्लेन है वो कौन से स्फीयर में उड़ाया जाता है, तो या फिर पाया जाता है, वो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा, जो एक आइडियल कंडीशन बनाता है किसी भी फ्लाइंग प्लेन, एरोप्लेन के लिए। अब देखते हैं, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैसेस एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो भी सन के द्वारा आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, जो भी खतरनाक किरणें हैं, उसको रोकने में कौन सी लेयर हमारी सहायता करती है, स्ट्रेटोस्फेयर। जो एक ओजोन लेयर भी कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जिसके कारण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो भी सन से आने वाली किरणें हैं वो कौन रोकता है, ओजोन लेयर हमारी रोक लेती है खतरनाक किरणों को, और ये कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर, ओजोन गैस। एरोप्लेन भी कहाँ उड़ाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये दो इम्पोर्टेंट टर्म है। अब आगे देखते हैं मेसोस्फेयर को। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। ये कौन सी थर्ड लेयर है, पहली हमने देख ली ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड है मेसोस्फेयर। अब देखते हैं, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमोसफेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। पहला कितना 13 किलोमीटर था ट्रोपोस्फेयर का, दूसरा कितना है स्ट्रेटोस्फेयर का 50 किलोमीटर, और जो हमारा मेसोस्फेयर है वो कितना है 80 किलोमीटर तक, सतह से 80 किलोमीटर के ऊंचाई तक या ऊंचाई में पाया जाता है, ये बताया गया यहाँ पे। मेट्रोइड्स बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जैसे हमारे स्पेस में एस्ट्रॉयड की बेल्ट पाई जाती है, तो ये अपने मार्ग से भटक के हमारे पृथ्वी के की ओर आकर्षित होती है, और हमारे पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी हमने पिछले जब ज्योग्राफी का लेक्चर कराया था मेट्रोइड्स का, उसमें बताया था, जो हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इस मेट्रोइड्स को क्या करता है, खींचता है अपनी ओर, और जिसके कारण ये हमारे जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है उसमें घर्षण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो टूटते तारे जैसा या फिर चमकीले रूप में प्रतीत होता है, चमकीले रूप में दिखता है। तो वो कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी लेयर में, वो हमारे मेसोस्फेयर में ही पाया जाता है। मेसोस्फेयर में ही वो घर्षण होता है उस मेट्रोइड्स में,
जिसके कारण वो जलने लगता है वहीं पे आसमान में, जो हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो वो सतह से कितने 80 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। तो यहीं पे हमारे मेटेरोइड्स को देखा जा सकता है, यही बताया गया यहाँ पर। कौन से लेयर में? मेसोस्फेयर में। लास्ट है हमारा सेकंड लास्ट है थर्मोस्फेयर, ब्रह्मंडल। दिस इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे हम थर्मोस्फेयर में पहुंचते हैं और थर्मोस्फेयर तक पहुंचते पहुंचते पहले सतह से जितने ऊंचाई तक पहुंचेंगे तो जो हमारा तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या होगा? घटता रहेगा। ऊंचाई तक, जितने ऊंचाई तक जाएंगे तापमान घटेगा। लेकिन जैसे ही हम थर्मोस्फेयर में पहुंचते हैं तो हमारा तापमान क्या एकदम से, जैसे ही हमने थर्मोस्फेयर पे पहुंचे उसके बाद जितने भी ऊंचाई पे हम जाएंगे, थर्मोस्फेयर के बाद जितने भी ऊंचाई तक पहुंचेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ क्या हो रहा था? घट रहा था। जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में गए, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर मेसोस्फेयर में, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? घट रहा हो। यहाँ पे अगर 2 डिग्री है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0.1 ऐसे। लेकिन यहाँ क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2, 3 ऐसे, थर्मोस्फेयर के ऊपर। आई होप ये टर्म समझ में आया हो। तो ये कहाँ कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? ये 400 किलोमीटर में पाया जाता है। 80 to 40, 400 किलोमीटर में पाया जाता है। आयोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। अब देखते हैं ये आयोनोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। जो भी रेडियो जैसी चीज होती है, जो हमारे टेलीफोन में यूज होती है, रेडियो वेव्स कहते हैं जिसको हम कॉलिंग, ये सब, इन सब का यूज, या फिर वॉकी टॉकी, इन सब का यूज इस लेयर में, इस लेयर की सहायता से होता है। जो भी हमारे वेव्स हैं, जो भी रेडियो वेव्स हैं, वो ट्रांसमिट कहाँ से होती है? इसी लेयर से होती है। जैसे यहाँ से टकरा के जो वेव्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पे टावर, जैसे 2 जगह टावर लगे हों, तो यहाँ से कॉल किया किसी ने तो ये वेव्स के रूप में एनर्जी ऊपर की ओर गई। तो ये कहाँ पे टकराई? हमारे थर्मोस्फेयर में। ये क्लियर है हमारी 80 to 400 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। इसमें टकराएगी वो वेव्स, फिर वो दूसरे टावर में कनेक्ट करेगी। तो ये समझाया गया है जो हमारा रेडियो वेव्स है वो कौन से उसमें पाया जाता है? थर्मोस्फेयर में। हम आगे देखते हैं। एग्जोस्फेयर, वायुमंडल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, या जिसको 5वीं लेयर भी कहते हैं, इसको एग्जोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। इस लेयर में कौन सी बहुत कम मात्रा में हवा पाई जाती है जो हम कंज्यूम करते हैं। इसमें क्या? लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हेयर। हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन से? एग्जोस्फेयर में। यही बताया गया यहाँ पर। ये कहाँ से? एबव 400 किलोमीटर में पाई जाती हैं। जो थर्मोस्फेयर था हमारा वो 80 to 40 किलोमीटर में पाया जाता था, और जो एग्जोस्फेयर है हमारा वो 40 to 400 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। 400 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? थर्मोस्फेयर। और 400 किलोमीटर के ऊपर एग्जोस्फेयर पाया जाता है हमारा। यही समझाया गया यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि वेद, इसमें सारे जो हमारे लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारी मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस और थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट में हमारी एग्जोस्फेयर आई। हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस पाया जाता है। ये हमने पहले भी कवर करवा चुके हैं। जो वेदर होता है हमारा वो क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। वेदर हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, डे, वीक या मंथ के बिहाफ पे जो वेदर है हमारा।
और जो हमारा क्लाइमेट है वो एक लॉन्ग टर्म की कंडीशन होती है। वायुमंडलीय कंडीशन, वायुमंडलीय अवस्था होती है, वो लंबे समय के लिए होती है। जो भी जैसे ठंडी अवस्था हो गई, कोल्ड वेदर हो गया, अगर वो 1 मंथ या 1 वीक के लिए है तो वो हमारा वेदर कहलाएगा। अगर ये 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए अगर किसी भी जगह की, पर्टिकुलर प्लेस की जो जगह की क्या हुई वायुमंडलीय कंडीशन ठंडी है 5 या 10 वर्ष के लिए, तो वो वहाँ की क्लाइमेट कहलाएगी। यही समझाया गया यहाँ पे कि वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। जो वायुमंडल की कौन सी कंडीशन, आवर टू आवर या डे टू डे दिनचर्या या वायुमंडलीय अवस्था को क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हॉट ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। ये बताया गया है कि जो गर्म वेदर है, मौसम है, वो क्या है, किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। और वहीं एक अच्छा सुहाना मौसम बसंत की तरह वो क्या है, चेयरफुल, लोगों को खुशहाल रख सकता है। यही बताया गया यहाँ पे। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली। तो यही समझा, इसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसमें बस यही याद रखने की आवश्यकता है जो वेदर है हमारा वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन बताता है, अवस्था बताता है। किसकी? वायुमंडलीय अवस्था बताता है शॉर्ट पीरियड के लिए। वो शॉर्ट पीरियड क्या होगा, कोई डे हो सकता, डे के बेसिस पे, वीक के बेसिस पे, या ज़्यादातर मंथ के बेसिस पे हो सकता है। लेकिन अगर यही वायुमंडलीय अवस्था ईयर के बेसिस पे हो, जैसे 5 ईयर या 10 ईयर या 2 ईयर, ऐसे ही, या किसी पर्टिकुलर प्लेस की कोई वायुमंडलीय अवस्था अगर गर्म है तो वहाँ की जो क्लाइमेट कहलाएगी, जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्लाइमेट करेंगे कि वो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, गर्म है। अगर किसी प्लेस की जो वायुमंडलीय अवस्था है वो 5 या 10 साल के लिए क्या है, वहाँ पर उस जगह पे ठंडक का एहसास हो, ठंड वायुमंडलीय अवस्था ठंडे रूप में पाई जाती है, तो वहाँ का वर्ड यूज़ करेंगे क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है, कोल्ड है। वहीं अगर किसी वीक में, अगर इस वीक क्या हुआ, मौसम क्या हुआ, गर्म हुआ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ का वेदर क्या है, इस वीक वेदर वहाँ का गर्म रहा, हॉट रहा। अगर नेक्स्ट वीक फिर चेंज हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, इस नेक्स्ट वीक वहाँ का वेदर क्या हुआ, कोल्ड हो जाएगा। तो वहाँ वर्ड हम यूज़ करेंगे वेदर, ना कि क्लाइमेट। आई होप यहाँ पर तक समझ में आया हो। हम नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही है कि तापमान से क्या, किसी भी गर्माहट या ठंडक का एहसास हम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे, जो आप महसूस करते हैं, ऑफ द एटमोसफेयर, वायुमंडल का जो तापमान आप, टेम्परेचर आप महसूस करते हैं, उसी को हम टेम्परेचर टर्म का नाम देते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन ऑफ द एयर, जो भी हम ठंडक या गर्माहट का एहसास करते हैं, कहाँ में, कहाँ पे, वायुमंडल में, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू, ये बताया गया यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन नहीं, बल्कि ये ईयर टू ईयर भी इसमें बदलाव देखे जाते हैं, सीजन टू सीजन, समर टू हॉटर देन विंड। ये बताया गया कि किसी सीजन में क्या है, हॉट वेदर है, हॉट टेम्परेचर है, किसी में कोल्ड टेम्परेचर है, यही समझाया गया यहाँ पे। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दैट डिस्टर्बेंस ऑफ हिम टेम्परेचर आइसोलेशन, आत्मन। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी तापमान को, वो क्या है, इंसुलेशन, सन से आने वाली गर्माहट, ऊष्मा, ऊर्जा, इसी को हम इंसुलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ सन है, यहाँ से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा यहाँ पर क्या है, अधिक है, और यहाँ पर क्या है, सबसे कम है, दूरी पड़ रही है ना, इसके कारण तो जो इंसुलेशन होगा वहाँ पे सबसे अधिक होगा, गर्माहट होगी, ऊर्जा होगी, सबसे अधिक यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉट वेदर या फिर
गर्मी का मौसम देखा जाएगा। तो ये समझाएगा यहाँ पर। इंसुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? सन की ऊर्जा या ऊष्मा के लिए। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी। ये बताया गया सन से आने वाली किरणों को ही या ऊर्जा को ही इंसुलेशन टर्म का ही नाम दिया गया। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो यही समझाया गया अभी। जैसे हमारा इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये हमारा, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे। और जो सन है हमारा वो हमारे इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ता है। और जो पृथ्वी है उस पर क्या आप देख सकते हैं, जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है हमारे कैंसर ये पोल्स पे, हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर दूरी है ये किरणों की बढ़ती जा रही है। और सबसे डायरेक्टली कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। तो गर्माहट भी सबसे ज़्यादा एहसास कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा हमारा। तो ये समझाया गया यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो कहाँ होगा? इक्वेटर पे। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बी हार्मफुल फॉर। ये समझाया गया जो तापमान है अगर वो बढ़ेगा तो हमारे किसके? एग्रीकल्चर के लिए एक हानिकारक रूप में साबित होगा। तो इसलिए समझाया गया है यहाँ पे जो हमें तापमान को कंट्रोल करने के लिए योजनाएं जो बनाई गई हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और अब इसमें एयर प्रेशर देख लेते हैं। हमने तापमान देख लिया, अब देखते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटर्न, जो भी वेट किसके द्वारा? हवा के द्वारा हमारे अर्थ की सरफेस पे, जो हमारे अर्थ की सरफेस है, जो भी वायु है उसके द्वारा दबाव डाला जाता है हमारी किस पे? पृथ्वी की सतह पर। जो भी हवा के द्वारा वेट या फिर दबाव डाला जाता है, वेट एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, इसी को हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं, हवा का दबाव कहते हैं। तो यही समझाएगा यहाँ पे। इस टर्म को याद रखने की आवश्यकता है कि एयर प्रेशर किसे कहते हैं? हवा के द्वारा पड़ने वाला दबाव किस पे? पृथ्वी की सतह पर। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो एयर प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सी लेवल पे पाया जाता है। ये भी देखेंगे हम सी लेवल पे ही क्यों पाया जाता है। एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से ऊपर जितना जाएंगे एयर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। क्योंकि जो गर्म हवा होती है, हॉट एयर होता है, वो क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर आता है, नीचे आता है। और जो ठंडी हवा होती है वो बहुत ही ऊपर उठती है। जितनी ठंडी हवा होगी उतनी ऊपर उठेगी। इन द एरिया वेयर टेम्परेचर हाई एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। ये बताया गया जहाँ टेम्परेचर क्या है? हाई है, वहाँ क्या होगा? एयर क्या होगा? हीट। टेम्परेचर हाई होने के कारण हवा भी क्या होगी? गर्म हो जाएगी। और हवा गर्म होने के कारण क्या होगा? ऊपर उठेगी। ये बताया गया। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। वहाँ पर कौन सा एरिया बनेगा? जहाँ पर हवा ऊपर उठेगी वहाँ बनेगा लो प्रेशर एरिया। इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी एंड स्काइज वेट वेदर। अब देखते हैं इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज, जहाँ पर जिन स्थानों पर क्या है? टेम्परेचर क्या है? कोल्ड है। द एयर इज कोल्ड। वेदर ही, अगर वहाँ का मौसम ही ठंडा है तो हवा भी क्या होगी? ठंडी पाई जाएगी। इट इज देयरफॉर द हैवी एयर स्नेक्स sinks and creates a high pressure area। तो आई होप यहाँ पे दो टर्म समझाए गए हैं। अगर वेदर क्या होगा? गर्म होगा, मौसम गर्म होगा तो हवा भी क्या होगी? गर्म होगी। और वो ऊपर उठेगी तो वहाँ क्या बनाएगा? सतह से हवा ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर एरिया वहाँ पर बनेगा। लेकिन अगर वेदर क्या हुआ? कोल्ड हुआ, ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के कारण वायु क्या होगी? हवा क्या होगी? वो भारी होगी। और भारी होने के कारण वो सतह पर रहेगी, ना कि ऊपर उठेगी। तो इस यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर एरिया, सॉरी हाई प्रेशर एरिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है? जो वायु है उसकी अधिक मात्रा पाई जाएगी, तो सतह पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर एरिया।
लो प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा? जहाँ पर हॉट वेदर होगा, हॉट वेदर के कारण एयर भी क्या होगी? गर्म होगी, और गर्म हवा क्या हो? ऊपर उठ की ओर उठती है। यही समझाएगा यहाँ पर। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पर क्या, क्लियर एंड सनी स्काई, जहाँ ठंडा मौसम पाया जाएगा, वहाँ जहाँ सुहावना मौसम पाया जाएगा, वहाँ वो जो वायु होगी वो कहाँ होगी? जमीन पर होगी, सतह पर होगी, जिसके कारण जो वायु है वो ऊपर की ओर ना उठेगी, नहीं उठेगी, जिसके कारण आसमान होगा वो साफ होगा, क्लियर होगा। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। और जो हम वायु है वो कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, कहाँ की ओर जाती है? हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। आई होप समझ में आया हो। नीचे से ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि नीचे क्या बनता है? हाई प्रेशर एरिया, और ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। वार्म एयर, जो गर्म हवा है वो नीचे की ओर जाती है और क्या बनाती है? हाई प्रेशर एरिया। ये समझाया गया है यहाँ पे। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विंड का नाम देते हैं। समटाइम व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। तो यही बताया गया है कि कभी कभी हम विंड को अगर जेंटली रूप से जाती है, एकदम तेजी से जाती है, तो हम उसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि उसके साथ धूल के कण भी साथ में होते हैं, तो हम उसको देख सकते हैं। ये बताया गया है यहाँ पे। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। परमानेंट विंड, जो विंड है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है परमानेंट विंड्स। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लैंड आर द परमानेंट विंड। इसको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो व्यापार है हमारा, जो समुद्री जहाज है उसको ले जाने में ये बहुत ही सहायता करती है। और इसको में जो फसलें हैं वो भी, इनके कारण जो वहाँ की जो मौसम वैसा क्रिएट हो जाता है जहाँ पे बारिश की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसके कारण ये ट्रेड विंड भी कहते हैं इसको। सीजनल विंड सेकंड है, सीजनल विंड हमारा। और ये जो हमारी ट्रेड विंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा पूरे साल बहती रहती है, जो हमारे अरेबियन सी है इस साइड में ही, यहाँ पे हमारे पोर्ट पाए जाते हैं। तो यही समझाएगा यहाँ पे। और सेकंड है हमारा सीजनल विंड। दिस विंड्स चेंज द देयर डायरेक्शन डिफरेंट सीजन। जो सीजनल विंड है वो अपनी जो दिशा है वो मौसम के अनुसार बदल जा, या फिर हर मौसम में क्या होती है? बदल देती है। इसी के कारण इसको सीजनल विंड कहते हैं। जो लोकल विंड होती है ये वो कहाँ पर बहती है? दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। जो लोकल विंड होती है वो सिर्फ कुछ ही पीरियड, कुछ ही टाइम फ्रेम में पाई जाती है, देखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल लैंड, एयर, सी ब्रीज। जो हमारे ज़मीन सतह पर जो तूफान आता है, लो होती है, उसको हम देख सकते हैं, वो सिर्फ गर्मी में पाई जाती है। तो ये समझाया गया यहाँ पर। जो हमारे समुद्री तट है उन पर जो पवनें बहती है उसको भी हम कुछ ही पर्टिकुलर मौसम में देखा या फिर देख सकते हैं। इसी के कारण इसको लोकल विंड का नाम दिया गया था। देखते हैं मॉइस्चर, नमी। व्हेन वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लैंड, जो हमारे ज़मीन से क्या होता है? पानी होती है वो क्या होती है? एवोपरेट, वाष्प हो जाती है। वाष्पीकरण, गर्मी के कारण वाष्प भाप बन के ऊपर हो जाती है। इट बिकम्स वेपर। तो हम उसी भाप को हम कभी कभी जो वायु है उसमें नमी के कारण वायु में क्या घुल जाती है, यही भाप हमारे हवा में वायु में घुल जाती है। और जब वो हवा हमसे टकराती है तो हम उसमें एक नमी, मॉइस्चर या लिक्विड फॉर्म को देख सकते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। ऐसे को बताया गया है यहाँ पे। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल्ड एज ह्यूमिड डे। और जब वही ह्यूमिड डे का टर्म दिया गया है यहाँ पर, जैसे भाप बन के ऊपर की ओर उठी और वही क्या हुआ, हमारे वातावरण में ज़्यादातर ऊपर तक नहीं उठ पाया। ये हमारे जहाँ पर मानव
का निर्वाह होता है, जहाँ रहते हैं वहीं तक सीमित रहा और वो हमारे वायुमंडल में या वायु में घुलनशील हो गया, घुल गया और घुलनशील होने के कारण वो हमसे टकराया। और वही अगर पूरे दिन ऐसे ही फील या पूरे दिन ही ऐसी स्थिति बनी रहेगी, हमारे से टकराहट होती रही उस हवा की, तो उसी को हम ह्यूमिड डे या नमी वाला दिन कहते हैं। इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, तो जो हवा होती है वो क्या करती है, वो पानी होती है वाष्प के रूप में, उसको क्या करती है, होल्ड करती है, पकड़ लेती है। तो इसी को समझाएगा यहाँ पर कि ह्यूमिड डे किसे कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंटेंट्स कॉजिंग फॉर्मेशन। जो यहाँ पे एक सिंपल टर्म में एक रेनफॉल की स्थिति बताई गई है कि रेनफॉल कैसे होता है। ये सब हम देखेंगे कि कन्वेक्शन रेनफॉल किसे कहते हैं आगे आने वाली क्लास में गहराई से। अभी देखते हैं, जैसे ये सतह क्या हुआ, गर्म होने के कारण यहाँ पर पानी जो भी है वो वाष्प बन के ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के कारण ये बादल का रूप ले लिया इसने, और जैसे दो बादल या फिर ये किसी विंड से टकराई, जो भी बादल है वो किसी हवा से या फिर हवा के बहाव से टकराया, तो इसके कारण ये टकरावट के कारण जो भी इस बादल में नमी है या पानी या मॉइस्चर या फिर वाटर के जो कण है वो पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो टूट के बिखर जाते हैं, जो हमारे वर्षा का रूप ले लेते हैं। यही समझाया गया है। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। precipitation, ये बताइएगा, precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। जो भी वाष्प से के द्वारा ऊपर उठी गई जो भी वाटर के कण थे, पानी के कण थे, वो द्वारा कहाँ पर हुए, लिक्विड फॉर्म में कहाँ पर आए, धरती पर आए, इसी को हम बारिश का नाम देते हैं। वो इम्पोर्टेंट टर्म था इसलिए बताया वहाँ पर। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट हो गए, हमारे जीव जंतु हो गए, एनिमल हो गए, ये इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉरी, वाटर अर्थ सर्वाइव, इट्स रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैर्सिटी ड्राउन। और जो हमारे ऐसे राज्य पाए जाते हैं, ऐसे ज़िले पाए जाते हैं जहाँ पर जो पानी है उसकी जो स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी मतलब एकदम कम मात्रा, वहाँ पे किल्लत है पानी की, वो पाई जाती है, तो इसके लिए सबसे सुलभ कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अदा करती है, वो हमारी है वर्षा है। तो ये बताया गया यहाँ पे, जितने भी हमारे फ्लड है वो उसका भी कभी कई कई राज्यों में कारण क्या बनती है, हमारी बारिश बनती है अत्यधिक। तो इसको हमें इस तरह से मैनेज करना चाहिए, जो हमारी बारिश वाली स्थिति है, जो हमारे किसी राज्य में स्कैर्सिटी ना हो। तो इसमें हमारे सरकार ने कई अलग अलग योजनाएं भी लाई हैं, ये हम आगे देखेंगे आने वाली क्लास में। और इसको हम अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि किन योजनाएं या फिर फ्लड आए तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं, और हमें जो बारिश की बूंदें हैं उन्हें हमें बचाने की क्या क्या क्यों आवश्यकता है, क्या किन कारणों से बचाना चाहिए, और कौन सी योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये हमारी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने में तो यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही था। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, तो कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।